नमस्कार। अनअकैडमी के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में मैं शशांक पांडे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये ऑडियो आर्टिकल चर्चित न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और इसकी थीम है स्टडीइंग चोला नेवल कैंपेन्स, रिड्यूसिंग स्कॉटिश पाइप बैंड्स, आर्म्ड फोर्सेस प्रपोज शेडिंग कलोनियल प्रैक्टिसेस। ये आर्टिकल यूपीएससी के दृष्टिकोण से इतिहास विषय से जुड़ा है और यूपीएससी के समान अध्ययन पेपर 1 से संबंधित है। इस आर्टिकल का डेटा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स एवं एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा तैयार किया गया है और साथ ही इसमें कई अनुभवी विश्लेषकों के विश्लेषण भी शामिल हैं, जिससे आपको मिलेगा करंट अफेयर्स को याद रखने का एक शानदार अनुभव। तो चलिए इस महत्वपूर्ण आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं ये आर्टिकल चर्चा में क्यों रहा है। हाल ही में भारतीय सेना ने भारतीय सशस्त्र बलों में भारत केंद्रित रणनीतिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से सैनिकों के पाठ्यक्रम में पश्चिमी सैन्य विचारकों और लेखकों के ज्ञान के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय रणनीतिकारों द्वारा लिखे गए ग्रंथों को भी शामिल करने की बात पर जोर दिया है। इसमें सेना में 3 पृथक सेवा अधिनियमों के स्थान पर संयुक्त अधिनियम के तहत स्कॉटिश मूल के पाइप बैंडों की संख्या को भी कम किया जाएगा। कुछ ऐसी थी दुनिया की पहली नौसेना। दोस्तों, इतिहास में नौसेना को सशक्त करने में पहला नाम राजेंद्र चोल का आता है। हालांकि इनका नौसैनिक बेड़ा आधुनिक अर्थों में नौसेना के समान नहीं था। उस समय जहाजों में दुश्मन पर बड़े पत्थर और अन्य प्रक्षेपास्त्र फेंकने के लिए गुलेल या गोफन नहीं होते थे। सेना मुख्य रूप से माल ले जाने वाले जहाजों का उपयोग हाथी, घोड़ों और भालों से लैस सैनिकों के एक दल को ले जाने के लिए किया करती थी, जिनका इस्तेमाल संभवतः शौक एंड और रणनीति के लिए किया जाता था। चोलों की नौसैनिक उपलब्धियां क्या थी? दोस्तों, तमिल विश्वविद्यालय के समुद्री इतिहास और पुरातत्व विभाग के प्रमुख वी सेल्वा कुमार के अनुसार चोलों के पास लंबी समुद्री यात्राओं के लिए जहाज बनाने के संसाधन थे, जिस कारण विभिन्न क्षेत्रों से योद्धा और नाविक उनकी नौसेना में शामिल हुए, जिसके फलस्वरूप चोलों की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित किया। उन्होंने श्रीलंका से लेकर बंगाल तक उपमहाद्वीप के पूर्वी तट पर विजय प्राप्त करने के साथ निकट के कई बंदरगाहों, जहाज निर्माताओं और नाविकों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए। और आइए अब चोलों की सैन्य शक्ति के बारे में समझते हैं। दोस्तों, चोलों ने अपने अभियान के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में 1025 का नौसैनिक हमला किया, जो कि राजेंद्र चोल प्रथम की शक्ति का विलक्षण प्रदर्शन था। उनके नौसैनिकों ने छापा मारने के लिए शक्तिशाली समुद्री जहाजों का निर्माण करवाया और इनके पास युद्धपोतों वाली नौसेना तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने व्यापार के लिए निर्मित जहाजों से एक नौसेना का निर्माण किया। उन्होंने मालदीव और श्रीलंका जैसे समुद्री द्वीपों पर भी शासन किया, जो उनकी अदम्य शक्ति का प्रतीक है। चोलों ने समुद्री मार्गों का पता कैसे लगाया होगा? दोस्तों, समुद्री इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1000 वर्ष पूर्व चोला साम्राज्य की नौसेना नागापट्टिनम बंदरगाह से बड़े बड़े जहाजों के साथ रवाना हुई होगी तथा नाविकों ने भूरे रंग के निशानों से धारा का अनुमान लगाने के लिए समुद्र में राख के गोले फेंके होंगे। कुछ अन्य लोगों के अनुसार नाविक ओलिव रिडले कछुओं के पीछे पीछे गए होंगे और उन्होंने लकड़ी के बहाव के अनुसार धारा का अनुमान लगाने के लिए समुद्र में तख्ते भी गिराई होंगी, जिससे उन्हें रास्ते की पहचान हो सके। नौसेना के भारतीयकरण की सरकारी पहल। दोस्तों, प्रशिक्षण कार्यक्रम में बदलाव के तहत पश्चिमी सैन्य विचारकों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय चंद्रगुप्त मौर्य, मराठाओं और सिख सैन्य अभियानों के अध्ययन को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी शामिल किया जा रहा है। साथ ही एकीकृत सेवा अधिनियम के माध्यम से सशस्त्र बल औपनिवेशिक अतीत के अवशेषों को समाप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इसमें देश की 3 सेनाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना को एकीकृत त्रिसेवा अधिनियम के साथ परिवर्तित करके कानूनी ढांचों को सुव्यवस्थित करना शामिल है। पूर्व में भारत में सेना का भारतीयकरण करने के प्रयास भी निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम यूनिट क्रेस्ट और नौसेना ध्वज को पुनः डिजाइन करना तथा सैन्य प्लेटफॉर्मों और हथियारों को भारतीय नाम देना। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट जैसे समारोह में सैन्य कार्यक्रमों के दौरान भारतीय धुनें और वाद्य यंत्रों का विशेष ध्यान देना तथा 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह में ईसाई भजन अबाइड विद मी को देशभक्तिपूर्ण हिंदी गीत ए मेरे वतन के लोगों से बदलने जैसे काम पूर्व में सेना के भारतीयकरण के प्रयासों की पुष्टि करते हैं। सेना में भारतीयकरण की आवश्यकता। दरअसल भारतीयकरण से सेना में विदेशी प्रभाव कम होता है और स्वाधीनता में वृद्धि होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमता और आर्थिक लाभ बेहतर होते हैं। इसके अतिरिक्त सेना के भारतीयकरण से सैन्य क्षेत्रों में तकनीकी विकास के साथ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और साथ ही सेना की गतिशीलता, प्रभावशीलता व आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि होती है। और आइए अब एक प्रश्न को देखते हैं। भारतीय सेना में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवर्तनों की आवश्यकता क्यों है? इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इनके परिणाम क्या हो सकते हैं? धन्यवाद।